अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। UC73 जो I-10-1 और I-10-2 का इलाका है, जहाँ पे UC43 पहले हुआ करती थी। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपके लिए इंटरव्यूज़ लेके आएंगे, जो कि एक्स चेयरमैन राना इशफाक साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और मौजूदा चेयरमैन जो इस वक्त इन्हीं के भाई हैं मोहम्मद हलीक खालिद साहब, जो कि आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट हैं। लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम अपने नाजरीन तक ये पहुँचाएँ कि राना इशफाक साहब ने जो है वो क्या खिदमत की, कितना काम किया उन्होंने इस इलाके के लिए। तो आए उन्हीं की ज़ुबानी हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह के रहमत, शुक्र अल्लाह का। तो राना साहब, ये UC43 पहले हुआ करती थी, जो कि अब चेंज होके UC73 हो गई है। तो आप अपने ख्यालात का इजहार करें और बताएं कि इस इलाके के लिए, क्योंकि हमने आपके काम देखे हुए हैं, हमारे नाजरीन तक भी ये पता चले, इनको भी पता चले कि किस तरीके के काम आपने किए, क्या क्या आपने इस इलाके के लिए किया है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनियन काउंसिल 43 जो है ये I-10-2 पार्शली I-10-4 आधा I-10-4 का हिस्सा I-10-3 H-10 के ऊपर मुश्तमिल थी जी। और हमने इसके ऊपर एक मंशूर दिया था कि हम ये वाले काम करेंगे। तो उनमें से जितने भी हमने मंशूर जो दिया था अपनी यूनियन काउंसिल के लिए, तो मंशूर के मुताबिक हमने तकरीबन 95% जो काम जो हैं वो अपने 5 साला दौर में कंप्लीट किए हैं। उसमें सिर्फ बस की जो शटल सर्विस थी वो हम नहीं हम करा सके। उसकी रीज़न थी, उसके लिए एप्लीकेशन तो हमने दी थी लेकिन हो नहीं सका। अच्छा। अब बहरहाल बाकी जो हमने जितने भी यूनियन काउंसिल के काम थे वो हमने मरलावार जो हैं उनको हल किया। जैसे कि मैं आपको बात बताऊंगा कि यूनियन काउंसिल का ऑफ़िस कोई नहीं था। ठीक है। यूनियन काउंसिल के ऑफ़िस को हासिल करने के लिए हमने CDA जो मेयर इस्लामाबाद थे उस वक्त शेख अंसर अजीज़, उनको हमने ख़त लिखे। फिर हमने जो CDA का DMA डिपार्टमेंट था उनको ख़त लिखे। फिर हमने लोकल गवर्नमेंट जो चीफ़ कमिश्नर ऑफिस हैं उनको ख़त लिखे कि भाई चीफ़ कमिश्नर को हमने ख़त लिखे कि मैरिज और डिवोर्स का जो निज़ाम है वो यूनियन काउंसिल का इस्तकाक है, आप लोग ना करें, ये यूनियन काउंसिल को दें। अच्छा। तो वो भी हमने उनसे लिया, वापस यूनियन काउंसिल को दिया लेकर के, मैरिज और डिवोर्स वाला। फिर डेथ और बर्थ का बहुत बड़ा इशू था। CDA में जाते थे लोग, रिश्वतें देनी पड़ती थी, तंग करते थे, कई कई दिन ख्वार कराते थे लोगों को। वो भी हमने CDA से DMA ऑफिस से वापस लिया, अपनी यूनियन काउंसिल को दिलाया। तो ये मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि इस्लामाबाद की पहली यूनियन काउंसिल थी 43 जो है I-10, जिसने ये सबसे पहले फ़ाल किया निज़ाम को यूनियन काउंसिल चलाने के लिए। फिर मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने हमें ये जो यूनियन काउंसिल चलाने के लिए जो तादाद थी, जो सेक्रेटरी प्रोवाइड करना था, क्लर्क प्रोवाइड करना था, सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करना था, ये नहीं किया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें मैंने 5 साल पिछले जो है अपनी जेब से उसमें क्लरिकल स्टाफ को भी जेब से तनख्वाह दी। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड को भी अपनी जेब से तनख्वाह दी। इवन के कंप्यूटर ऑपरेटर जो था, जो ये सर्टिफिकेशन करता था, उसकी तनख्वाह भी मैं जेब से देता रहा हूँ पिछले 5 साल। माशाल्लाह। और इस यूनियन काउंसिल को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पैनी भी नहीं दी। इस पूरी यूनियन काउंसिल को पिछले 5 साल मैं अपनी जेब से रन करता रहूँ। अच्छा। इसके बिजली के बिल हो गए, इसका टेलीफोन का बिल हो गया, इवन के ये भी मैं अपनी जेब से देता तो रहा हूँ। जिस दौरान आपकी UC43 थी, तो उस वक़्त ये खान साहब की हुकूमत थी या PMLN की हुकूमत थी? देखिए, पहले तो PMLN की गवर्नमेंट थी। हमने उसमें कोशिश की कि ये जी एक प्रॉपर निज़ाम बन जाए, क्योंकि ये उजलत में निज़ाम आया तो ये प्रॉपर इसके जो है ना SOP नहीं बने हुए थे। अच्छा, अच्छा। कि इस निज़ाम ने चलना कैसे है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, गवर्नमेंट के पास टाइम थोड़ा था, वो प्रॉपर इसकी कानून साजी नहीं हो सकी। ठीक है जी, उस वजह से ये उजलत में इलेक्शन हो गया। अच्छा। तो उस वजह से बड़े इश्यूज़ थे, क्योंकि जो पावर हैं वो मतलब सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी इस स्ट्रक्चर की। फिर ब्यूरोक्रेसी जो है वो इसकी बहुत बड़ी मुखालफ थी इस निज़ाम की, क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट डायरेक्ट लोगों की गवर्नमेंट होती है, पब्लिक की गवर्नमेंट होती है बेसिकली।
तो लोकल गवर्नमेंट को वो मान ही नहीं रहे थे, जैसे सीडीए डिपार्टमेंट है या चीफ कमिश्नर ऑफिस है, इसको ये अच्छा ही नहीं समझ रहे थे अच्छा। और इसको मान नहीं रहे थे, क्योंकि उनको इनके ताबे होना पड़ता था। इस वजह से वो इसमें रुकावटें बनते थे। ठीक है। तो बाद में फिर पीटीआई गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने बिल्कुल ही गैर फाल कर दिया इस निज़ाम अच्छा, को। अच्छा। पहले तो फिर भी कुछ ना कुछ चल रहा था, तो पीटीआई गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने बिल्कुल ही गैर फाल कर दिया निज़ाम को। लेकिन उसके बावजूद जितना अरसा पीएमएलएन की गवर्नमेंट रही, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने बहुत काम किए इसमें। जैसे कि मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि मैंने यूनियन काउंसिल की बागडोर जब संभाली तो तकरीबन 500 से 600 टैंकर की कंप्लेन होती थी आईटन मरकज़ में जो टंकी जी, है। मैं बिल्कुल आपसे यही सवाल अभी करने वाला था, तो क्योंकि अवाम ये पूछना चाहती है। बहुत से लोगों को पता है आपके काम, लेकिन कुछ नाजरीन ऐसे हैं जिनको पता नहीं, जिसका क्रेडिट जो है वो अदर लोग जो है वो लेके जाते हैं और जो कहते हैं कि पानी का निज़ाम 22 साल के बाद जो है वो हमने ठीक किया है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अपने नाजरीन को पता चले कि 22 साल के बाद आईटन के इलाके में जो पानी ठीक हुआ, बेहतर हुआ है, तो वो उसके अंदर आपने जो खिदमात अंजाम दी हैं उसके बारे में बताएं। मैं जी बिल्कुल ये बड़े वसूख से बताना चाह रहा हूँ कि 500 से 600 के करीब टैंकर कंप्लेंट्स होती थी। जी, जी। सिर्फ आईटन 2 की मैं बता रहा हूँ, बाकी सेक्टर को मिला कर के 1100 के करीब की कंप्लेनें होती थी। इससे भी बढ़ जाती थी सम टाइम। बिल्कुल ऐसी है। तो बड़ा ये बसीदा निज़ाम हुआ था। फिर मैंने इनको बिल्कुल प्रॉपरली जो है वाटर डायरेक्टरेट जो है उसमें डायरेक्टर वाटर सप्लाई जो था उसको, डिप्टी डायरेक्टर जोन की मीटिंगें हमने अपने घर में ये 2090 चमेली रोड पे बुलवाई मीटिंगें उनकी। उनसे हमने मीटिंगें की कि भाई ये, क्योंकि ऑफिस यूनियन काउंसिल उस वक्त फाल नहीं था, ये तो काफ़ी अरसे के बाद जब प्रॉपर फाल हुआ। तो मैं इनिशियल बात कर रहा हूँ, तो वो हम मीटिंगें इधर ही घर पे ही बुलाते थे, उनको बुलाते थे, पूछते थे कि यार किसका हल क्या है। कोई कहता था जी पौना फ़कीरा में ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वहाँ से पानी बेहतर होगा तब होगा। फिर हमने वहाँ पे भी विज़िट किए, मतलब ये जिन काबू ही नहीं आ रहा था। अच्छा। फिर हमें कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया जो वाटर सप्लाई के डायरेक्टरेट में काम करते थे। उन्होंने कहा यार H10 में ट्यूबवेल लगे हुए हैं, काफ़ी H9 H10 में को तकरीबन 9-10 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, आप किसी तरीके से इनको आप ले आएँ आईटन 2 में, तो इससे काफ़ी बेहतरी आ सकती है। अच्छा। तो बहरहाल मैंने फिर उस पर भी एप्लीकेशन दी। फिर हमारे आईटन 2 की 10 नंबर स्ट्रीट में, आप लोगों को अगर पता हो तो, एक बहुत बड़ी लाइन 36 इंच की लाइन थी जो कि मसलसल ही बहती रहती थी, पानी रुकता ही नहीं था, वो चलता ही रहता होता था। फिर मैंने उसके लिए भी एप्लीकेशन दी, उसको भी अप्रूव करवाया, फंड शंड ले के वो भी डलवाई लाइन। फिर मैंने H10 और H9 की जो लाइन है जो अभी तक चल रहा है पानी, अब इसकी तस्दीक जो है पानी के डिपार्टमेंट के लोग जो हैं उनसे कर सकते हैं। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ कि 10 नंबर स्ट्रीट की ठीक करवाई मैंने, H10 से 9 ट्यूबवेल आईटन 2 के लिए लेके आया, ठीक है। और ये फिर टैंकर इंक्वायरी जो थी ये आईटन मरकज़ से मैं जो है आईटन 2 में शिफ्ट करवाई मैंने। ये मैंने अपने दौर की बात कर रहा हूँ। यूनियन काउंसिल जब मैं चेयरमैन बना तो मैंने देखा कि हमारे आईटन 2 के लोग उधर मिक्स हो जाते हैं आईटन 1 और 4 के साथ जा कर के। तो आईटन 2 के लोगों की इंक्वायरी ही लैदा हो जाए टैंकर की, ताकि इनको सहूलत मिल जाए। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी लड़ाई झगड़े करके वाटर सप्लाई वालों के साथ तो ये टैंकर इंक्वायरी इधर लेके आया। फिर मेरी यूनियन काउंसिल के जो ओवरऑल आईटन के पुराना सेक्टर है, तो इसके जो पाइप लाइनें थी पानी की और इनके जो वाल होते हैं जो बंद करते हैं पानी को और खोलते हैं, वो बसीदा हो चुके हुए थे, किसी ने तवज्जो नहीं इस पे दी। तो वो मैं सारे सेक्टर के जितने पानी के वाल थे मैंने चेंज करवाए, जिधर पाइप डलने वाले थे बसीदा थे पाइप डलवाए, ताकि लीकेज जो है ख़त्म हो और पानी का कंट्रोल रहे। मतलब ये था कि हम राइट साइड को पानी पहले भेजते थे तो पानी लेफ़्ट साइड को चला जाता था, कुछ राइट को भी जाता था, लेकिन कंट्रोल नहीं रहता था। हम जिस जगह पे भेजना चाह रहे होते थे पानी वहाँ पे जाता नहीं था। फिर ये सारे वाल और पाइप डालने के बाद पानी कंट्रोल में आ गया। फिर पानी हमने पौना फ़कीरा में, जो कि हमेशा से 4 से 5 6 ट्यूबवेल, हद 6 ट्यूबवेल चलते होते थे, वहाँ पे 21 ट्यूबवेल मैंने ठीक करवाए। अच्छा। आईटन के लिए 21 ट्यूबवेल ठीक करवाए, जिसका पानी का फ़्लो एक H10 H9 से 9 ट्यूबवेल आ गए। फिर आईटन 3 में हमारे ट्यूबवेल 3 लगे हुए हैं, उनको ठीक करवाया, ठीक है, उनका पानी इधर लेके आए हम आईटन 2 में। फिर इसी तरह वो 9 ट्यूबवेल H10 H9 से लेके आए हम आईटन 2 में। पौना फ़कीरा से 21 ट्यूबवेल का जो था मैक्सिमम पानी जो था
जैसे कि I9 और I10 को मिलता है पानी वो, तो उसका भी हमने लेवल बहुत बेहतर करवाया। तो ये हमारी काविशें थी जिसकी वजह से पानी, फिर मैं आपको बात 11 ट्यूबवेल मंजूर करवाए मैंने, अच्छा, नए 11 ट्यूबवेल मंजूर करवाए I10 के लिए। अच्छा ज़बरदस्त। जिसके ऊपर हमने वाटर जो पानी के लिए सर्वे करवाया, तो I10 में पानी ज़मीन के नीचे ना काफ़ी था, जो एक ट्यूबवेल की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट नहीं थी I10 में। तो इस वजह से फिर वो उस वक्त जो है उन्होंने 1-2 बोर टेस्ट भी किए, लेकिन वो फेल हो गए बोर। वो इस वजह से पानी के बोर ही नहीं हो सके। फिर क्या किया कि हमारे जो दोस्त हैं, जो PTI के लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि पानी तो मैं ठीक कर चुका था, I10 के लिए बेहतरीन कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने क्या किया, आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए वही जो हमने अप्रूव करवाए हुए थे ट्यूबवेल, उनमें से कुछ इन्होंने ट्यूबवेल लगाने की कोशिश की। अच्छा, वो भी हुआ ये कि वो भी बोर फेल हो गए क्योंकि पानी था ही नहीं इधर। पानी था ही। अब मैं आपको बात बताऊँ बड़े वसूख से कि एक इन्होंने बोर किया हुआ टैंकी के पास। अब यकीन करें, जाके चेक करें, हमारे घरों में शायद जो बोर हुए हैं उनका पानी ज़्यादा हो। एक नलके की टूटी होती है ना 1 इंच की, हाँ, 1 इंच की टूटी भी नहीं वो वहाँ पे टैंकी में फेंक रहा, तो उससे पानी ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता। बात असल में करने की ये है कि सिर्फ इन्होंने लोगों को धोखा देने के लिए, अवाम को मिसगाइड करने के लिए कि देखें जी ये हमने ठीक किया है। ओ भाई, आप वाटर सप्लाई वालों से पूछो कि इसके पीछे 5 साल की मेहनत है नहीं, पानी को ठीक। वो भी यही लोग कहते हैं कि अगर उनके सपोर्टर से पूछा जाए तो वो इस तरह के फ़ोटो सेशंस निकाल के दिखाते हैं कि वो कहते हैं कि हमने ठीक किया है। तो इसलिए हमारा ये था कि हम लोगों के लिए लेके आएँ, ताकि हमें तो पता है, ताकि आपसे ये पूछा जाए और आप ये ख़ुद अगर अपने नाज़रीन को बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए जी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो भी दिखाई है जी बिल्कुल, DG वाटर मैनेजमेंट की। जी बिल्कुल, DG वाटर मैनेजमेंट मौजूद है, बिल्कुल, पानी का अमला मौजूद है। आप बिल्कुल। उनसे पूछे जाके ना भाई इसके ऊपर एफर्ट किसने किया पानी को ठीक करने के लिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। ये कोई पोशीदा बात तो नहीं कि जो मैंने छुपा के किया है काम, जो किसी को पता नहीं है। देखें, प्रापोगंडा करने वाले जो होते हैं वो अपना प्रापोगंडा कर दे रहे हैं, लेकिन हमने जो काम किया है 5 साल, वो वो खुद बोलेगा कि भाई ये काम किसने किया है, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट के लोगों के साथ हमने मिल के काम किया, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। जब तक CDA के पानी वाला डिपार्टमेंट जो है या दीगर डिपार्टमेंट अब हमारे साथ तावन ना करते तो हम ये काम ना कर सकते। हमारा काम था उनको फ़ंड लेके देना, उनकी जो मुश्किलात थी फ़ाइलों को चलाने के लिए वो दूर करते थे, ताकि ये हमारे सेक्टर के काम ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। मैं पानी के हवाले से मैं आपको बात बताऊँ, टैंकर जो हैं हमने अपग्रेड करवाए। ये पहले बहुत कम टैंकर होते थे, इससे डिटेल मज़ीद भी अगर आपको चाहिए तो मैं बता सकता हूँ इसमें। मैं आपको एक पानी में बेहतरी करने के लिए एक बड़ा कारनामा बताना चाह रहा हूँ कि CDA ने क्या किया हुआ था कि बहुत अरसे, तकरीबन को 15-20 साल से इसने ठेकेदार को दिया हुआ था पूना फकीरा वाले ट्यूबवेल जो हैं। अच्छा, ये वाद बंदा मैं था जिसने ये जो पूना फकीरा वाले ट्यूबवेल है इसके ऊपर शोर किया। मेयर इस्लामाबाद जो था CDA चेयरमैन शेख अंसर अजीज़, उनको अतमाद में लेकर के मैंने ये दोबारा CDA को दिलवाए वापस ट्यूबवेल मैंने ठेकेदार से, क्योंकि ठेकेदार चलाता ही नहीं था, वो पैसे सिर्फ बटोरता था, बिल बनाता था, पानी यहाँ पे नहीं आता था। तो ये भी एक था कि मैंने शोर करके बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया। मैंने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को इजलासों में किया, वहाँ पे मेयर के पास जाके किया, तो इस वजह से भी पानी में बेहतरी आई। ये बहुत सारे महरक़ात हैं जिसकी वजह से हमने इस पानी को हमने बेहतर किया। फिर इनलीगल कनेक्शन थे रास्ते में इस लाइन के ऊपर, वो भी ख़त्म करवाए। मतलब हम खुद रातों को, मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे कोई काउंसलर हज़रात थे जिनमें हमारी लेडी काउंसलर तारा असफ साहिबा भी साथ थी। ये ख़तून हो के हमारे शाना बशाना थी। हम रातों को छापे मारते थे ट्यूबलों पे जाके कि पानी बेहतर हो सके। और फिर मतलब हमने गाय बगाए मेयर इस्लामाबाद को यूनियन काउंसिल के बेतहाशा विज़िट कराए, ताकि लोगों की दुख दर्द को ये महसूस कर सकें, लोग इनको डायरेक्ट बताएं। तो उस वजह से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं, वो है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस इलाके के I9 में स्पेशली लाइनों में लोग लगते थे, और मुझे याद है कि रात के 2-2 बजे 3-3 बजे वो जाते थे, सुबह फजर के टाइम बारी आती थी। बल्कि रमज़ान के महीने में तो वो लोग अफ्तारी करते ही थे, और कुछ लोग तो अफ्तारी हमने वहाँ करते हुए देखा था I9 में। तो आपने माशाल्लाह इस आवाम के लिए, इस I10 के इलाके के लिए बहुत ज़्यादा ये खिदमत की है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि इस्लामाबाद जैसे सेक्टर में अगर पानी ना हो तो वो बड़ा
अजीब समझा जाता था। तो ये जिन लोगों को पता है आपके काम, तो वो माशाल्लाह से आपको दुआएं वगैरह तो मिलती हैं। और मज़ीद यहाँ पे कोई टैंकर नहीं आता, टैंकर माफिया यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये आपकी जो कोशिशें हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं जो आपने आवाम के लिए की हैं। दूसरा मैंने ये कि यहाँ पे कुछ पार्क्स वगैरह जो बनाए थे, जिसमें हमने आपका नाम भी बाकायदा देखा था, जैसे लेडी पार्क हो गए और 2-3 और पार्क। और सुनने में आया था कि आप फुटबॉल ग्राउंड भी यहाँ पे बनाया था, कि बना रहे थे, और क्रिकेट ग्राउंड भी आप बना रहे थे। तो उसके बारे में ज़रा आप कुछ बताएं। जी बिल्कुल, अब लेडी पार्क मैं समझता हूँ इस्लामाबाद पूरे में एक F7 के सेक्टर में है लेडी पार्क पूरे इस्लामाबाद में। और दूसरा लेडी पार्क मुझे मेरे इस्लामाबाद में मुबारकबाद दी कि ख़वातीन के डे पे हमने ये इसका इफ्तिताह करवाया था मेरे इस्लामाबाद से चेयरमैन CDA भी जो थे उस वक्त के। तो लेडी पार्क का तोहफ़ा हमने इस सेक्टर के लिए, आपको पता है ये सराउंडिंग जो 26 नंबर गली और सलमान फ़ारसी मस्जिद के सामने जगह एक पड़ी हुई थी ग्राउंड के साथ, जिसमें बेरो झाड़ियाँ थी, अजीब नशई उल्ट पटांग लोग बैठते थे। तो जब हमने कंप्लेन शुरू की तो उन्होंने कहा जी कि आप इसको जो है ना, अगर बन गए आप तो इसका कुछ करिएगा। तो वो मेरे ज़हन में था, मैंने एक एप्लीकेशन दी मेरे इस्लामाबाद को, मैंने कहा जी ये दरीना मतालबा लोगों का, तो ये हल करें आप। उसने कहा कि यार प्लानिंग में ये बहुत बड़ा काम है कि एक जगह किसी और मकसद के लिए प्लानिंग में जो CDA प्लानिंग में वहाँ पे उसका स्टेटस चेंज करवाया गया कि इस जगह का कि ये जी लेडी पार्क बनेगा। वहाँ पे प्लानिंग से मंजूर कराया कि जितने मरहले थे सब मरहलों में मैंने साथ फाइल को पकड़ के इसकी अप्रूवल ली, सारा कुछ फंड अप्रूव करवाए, फिर इसको तमीर भी करवाया। इसके ऊपर भी कई लोगों ने सियासी गंदी सियासत करने की कोशिश की, मैंने परवाह किए बगैर कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है, उसके बावजूद ये कंप्लीट करा। अल्लाह का फजल है कि इसका इफ्तिताह भी बड़े अच्छे तरीके से धूमधाम तरीके से हुआ और वो आपके सामने बना हुआ है। हमने बड़ा अच्छा, और मैं आपको बड़े खुशी जिससे मुझे होती है कि वहाँ पे पौधा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब आप जाके देखें वहाँ पे दरख्त मौजूद हैं। वो मैंने अपने हाथों से और अपने साथियों ने हमने मिल के अपने हाथों से ये पौधे लगाए थे। फलदार भी पौधे हैं और सायादार भी हैं, जो कि अब दरख्त बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों में, 5-6 सालों में। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। मैं फिर हमने जितने भी पार्क थे I-10 के मेरे यूनियन काउंसिल में, वो सब की रेनोवेशन करवाई। और एक मैं थोड़ा बढ़ के बात कर रहा हूँ कि I-10-4 और I-9 के दरमियान में एक मैंने बहुत बड़ा पार्क, क्योंकि I-10-4 के हमारे एरिया में पार्क नहीं था, ये बहुत बड़ा पार्क मैंने वहाँ पे बनवाया। जो I-9 और I-10 के लोग जो है इससे ये जो जिधर आजकल 10th एवेन्यू बन रहा है इस एरिया में मैंने बनवाया था। और इसके अलावा जो फुटबॉल ग्राउंड का हमने सुना था कि आप बना रहे थे, या क्रिकेट ग्राउंड बना रहे थे? देखें वो फुटबॉल ग्राउंड तो हमारा था ये, जिधर आजकल मल्टीपर्पज़ ग्राउंड बन गया। इसके अलावा 1122 के सामने एक फुटबॉल ग्राउंड ऑलरेडी मौजूद है हमारा, बड़ा अच्छा बना हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही 1122 के सामने, क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड प्रॉपर जो I-10-2 के लिए नहीं था, वो मैंने बनाना शुरू किया। तो हमारे चंद दोस्तों ने उसके ऊपर जाके स्टे ले आए और डटी सियासत की जी कि ये दरख्त काट दिया। लगे जरा दरख्त तो नहीं, बांग उगी हुई थी वहाँ पे, कचरा दान बना हुआ था, उसको हमने ब्लेड लगवा के, वो भी CDA ने किया। मैंने सिर्फ ये दरखास्तें दी और अपना असर इस्तेमाल किया। तो काम CDA ही कर रहा था, लेकिन उसकी वजह सिर्फ मैं बना, यूनियन काउंसिल बनी, मेरे शेख अंसर से अच्छे तल्लुकात थे, चेयरमैन CDA से। उसको मैं रिक्वेस्ट करता था, जो जायज़ रिक्वेस्ट होती थी मान भी लेता था, जिसमें लोगों की वेलफेयर के काम होते हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, और हमारे जो इलाके के बच्चे थे उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमें एक प्रॉपर जो है ना क्रिकेट ग्राउंड मिले। अगर वो हमारे दोस्त जो हैं अगर उसका स्टे ना लेते और उसमें ख़राबी पैदा ना करते, तो ये इस्लामाबाद का शायद इस वक्त सबसे अच्छा क्रिकेट ग्राउंड वो बनता, क्योंकि उसकी फेंसिंग भी मंजूर हुई थी, उसके अंदर जो बेंचेस मंजूर हुए हुए थे। तो मतलब उसमें एक कमरा और वाशरूम भी बनना था, काफ़ी अच्छे लेवल का उसके ऊपर वो चीज़ें हो रही थी, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हो पाया इस वजह से। बस ये तो हमारे पाकिस्तान में आपको पता ही होता है कि कोई भी अगर अच्छा काम हो रहा हो तो वो लोग उसको अप्रिशिएट कम करते हैं, और ये स्टे जैसे मामला जो हैं वो ज़्यादा लेके आते हैं। एक आखिर में आपसे एक सवाल और पूछना है कि आपके एरिया में कुछ स्कूल भी हैं जैसे IMCB वगैरह, तो एजुकेशन के हवाले से भी आपने अगर कोई काम किया है तो वो भी हमारे नाजरीन को बताएं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कम्युनिटी सेंटर का प्लाट ढूंढ लिया, वहाँ मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा जी यहाँ पे कोई शायद है। वो एप्लीकेशन दी, पता चला कि I-10-3 में कम्युनिटी सेंटर का प्लाट भी एक मौजूद है, वो भी मैंने हाईलाइट करवा लिया उसका, बल्कि मुझे ख़त भी लिखा उन्होंने कि जी ये आपकी यूनियन काउंसिल में। फिर मेरे
दो प्लाट हैं I-10-2 में जो मॉडल कॉलेज के लिए, एक प्राइमरी के लिए और एक मॉडल कॉलेज के लिए। तो मैंने वहाँ उस वक्त उसको CDA से प्लाट भी ले लिए उनसे, जो CDA के थे वो मदम पड़े हुए थे। मैंने कहा ये जो रियल स्टेट माफिया शायद इनको को अपने यूज़ के लिए ना इस्तेमाल कर ले, वहाँ पे प्लाट ना क्रिएट करा ले, तो इसलिए मैंने वो उनको हाईलाइट किया और उनसे लेटर ले लिए मैंने। अच्छा। एप्लीकेशन मैंने प्लानिंग मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया, इंटीरियर मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया। मैं प्लानिंग मिनिस्टर से के पास भी गया और इंटीरियर मिनिस्टर के पास भी इसलिए गया, तो वो PMLN की गवर्नमेंट लास्ट जो थी उसमें, तो मैंने जा कर के वो भी निकाला। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैंने बहुत सारे मुलाकातें की कि इसको किसी तरीके से आप जो है इसको बनाएं इन स्कूलों को। तो मेरी खैर वो काफ़ी प्रोग्रेस हो रही थी उन चीज़ उस टाइम पे। तो फिर गवर्नमेंट जो है ना PMLN की चेंज हो गई, तो उस वजह से फिर वो एक तो मेरी भी टर्म ख़त्म हो गया यूनियन काउंसिल एज ए यूनियन काउंसिल चेयरमैन, तो दूसरा फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, PTI गवर्नमेंट आ गई, तो फिर वो ज़ाहिर प्रायोरिटियाँ चेंज हो गई और हमारे बस में नहीं रहा। तो ये मैं एक बड़ा, और प्लस जो हमारे स्कूल थे, एक मैं आपको बात बताऊँ कि ये हमारा जो जूनियर मॉडल स्कूल है बच्चे और बच्चियों का, इसको भी लोगों ने क्या किया कि इसको ये ख़त्म करके इन्होंने कैंपस दे दिया मॉडल कॉलेज का, ठीक है। तो जो कि मिसगाइड किया गया होता है, स्कूल को ही ख़त्म कर रहे थे इसको, जिसमें 1000-1200 बच्चों की तादाद होती है पढ़ने की, और इसको बिल्कुल फिनिश ही कर दिया उन्होंने कहा ये नहीं जी, ये हो नहीं सकता। फिर इसको भी रीइंस्टोर करवाया मैंने, क्योंकि मैंने कहा ये स्कूल है, प्लाट मौजूद है वहाँ पे मॉडल कॉलेज का, आप बनाएं वहाँ पे जाके बिल्डिंग बनाएं और उसको आप करें चीज़ों को। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि मैंने बड़ा अच्छा एहसन कदम किया। मैं तो एक ख़ास बात जो करना चाहता हूँ, देखिए मैं I-10 में पहले ये होता था कि I-10 इग्नोर्ड सेक्टर था। बलदियाती इंतखाब का मैं खूबसूरती बताने लगूँ, अख्तियारात ना होने के बावजूद बलदियाती निज़ाम इतना खूबसूरत है कि इससे पहले बलदियाती निज़ाम से पहले I-10 को हमेशा इग्नोर किया जाता था, इसकी पूछता ही कोई नहीं था इसको, क्योंकि ये गरीब लोगों का इलाका है। तो जब बलदियाती निज़ाम आया तो मैंने इतना शोर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में और CDA में किया इनके कामों के हवाले से। फिर ये हो गया काम, मेयर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA ने ऐलान किया कि अब जो भी काम होगा इस्लामाबाद में शुरू होगा, हम I-10 से स्टार्ट किया करेंगे। अच्छा, तो ज़बरदस्त। इसकी खूबसूरती ये हुई कि आपको आपके रोड, सड़कें, आपकी गलियां, आपका वाटर सप्लाई, आपका स्ट्रीट लाइट, आपके पार्क्स, आपके ग्राउंड, फिर स्टार्ट ही I-10 से होना शुरू हो गया कि I-10 से स्टार्ट होगा फिर नीचे जाएगा। पहले ये होता था कि F7 F6 से E7 से काम शुरू होता था, हमारे आने तक फंड ही ख़त्म हो जाते थे। तो अब ये अल्लाह की करम नवाज़ी ये हुई कि अब काम ही फिर हमारे पास से शुरू होना हो गया। ये बलदियाती इलेक्शन की बरकत है। तो मैं समझता हूँ कि आप भरपूर हिस्सा लें बलदियाती इलेक्शन में, बलदियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें आप लोग। ये बड़ा अच्छा काम है, ये बेसिकली पब्लिक की वेलफेयर का काम है। और असल नुमाइंदे जो हैं, मैं समझता हूँ कि बलदियाती नुमाइंदे ही असल नुमाइंदे हैं पब्लिक के, जो लोगों की बेहतरी का काम कर सकते हैं। तो मैं अपना ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, किसी भी वजह है इसमें, कोई भी हो सकती है। मैं अपने भाई खालिद खलीक के लिए भरपूर कैंपेन करूँगा, और उनका पैनल जो है वाइस चेयरमैन जहांज़ेब भट्ट हैं, दीगर काउंसलर हज़रात हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने पिछले 5 साल लोगों की खिदमत की है, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब कराए, PMLN के प्लेटफार्म से कामयाब अल्लाह ताला इनको करे, और ये भी उसी जज्बे के साथ काम करें जिस जज्बे के साथ मैंने काम किया था। मैं आपको आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ की गवाही लोग आपको देंगे। मैंने 5 साल यूनियन काउंसिल बिला तफरीक चलाई है, उसमें मैंने ये नहीं देखा कि ये PTI से है, ये जमात इस्लामी से है, ये पीपल्स पार्टी से है, या ये मौलाना फजल रहमान ग्रुप का है, या PMLN का है। मैंने यकसा सबको यूनियन काउंसिल की जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड की हैं इज़्ज़त अफजाई के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह हमारे इलाके में, हमारे सेक्टर में, हमारी यूनियन काउंसिल में जो लोग काम करेंगे इलेक्ट होकर, वो भी बिला तफरीक लोगों की मदद और ख़िदमत करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चलें, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जी तो नाजरीन, ये थे एक्स चेयरमैन PMLN के जो विनिंग कैंडिडेट थे, और इनकी खिदमात आपने इनकी ज़ुबानी सुनी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे खालिद खलीक साहब जो हैं उनके लिए आप लाजमी उनको सपोर्ट करेंगे, और शेर के निशान पे जो है वो आप ठप्पा लगाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंटरव्यू में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।